सब अच्छे होंगे, अच्छे रहें क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो टुडे आई डील विद कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन चकबंदी। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में एक बात की थी, उसमें बताया गया था ओवरव्यू ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 का पूरा ओवरव्यू, ये क्या क्या है इस एक्ट में, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें डील की गई थी। तो अगर ना देखा हो तो वो वाला वीडियो पहले देख लें। तो आज हम चकबंदी की बात करते हैं। तो इसमें हम मेनली बात करते हैं कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन एरिया क्या होता है, कंसोलिडेटर कौन होता है, और जो है जो कौन कौन सी भूमि और एरिया जो इसमें आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, और रिकंसोलिडेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेशन मतलब चकबंदी। चकबंदी क्या होता है? चकबंदी का मतलब होता है, अगर देखा जाए कि चकों का समूह, मतलब खेतों का समूह, मतलब जो अलग अलग खेत हैं उनको एक पास लाके उनका बाउंड्री वॉल कर दिया जाना, या उनकी बता देना कि इतने हैं, मतलब सारे खेतों का एक पास लाके समूहीकरण करना, इसको चकबंदी क्या बोलते हैं। अगर इसको डिफिनेशन में देखें तो सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 में जो है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट में इसकी डिफिनेशन बताई गई है। तो उसमें स्पष्ट रूप में बता दिया गया है कि रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग इन ए यूनिट विद सेवरल टीनर होल्डर्स, मतलब कि जो टीनर होल्डर्स हैं, जो सेक्शन 3 क्लॉज 11 में दे रखा है यूपी कंसोलिडेशन एक्ट में, उसमें जो है भूमिदर विद ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, आसामी है, गवर्नमेंट लीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब आता है। तो उनकी जो होल्डिंग्स हैं, ठीक है, उनका रीअरेंजमेंट करना, मतलब अलग अलग जगह पे हैं, उनको एक पास लाके समराइज में बाउंड्री वॉल करके रेक्टेंगुलर फॉर्म में रख के उसकी बाउंड्री वॉल कर देना है। तो अगर फिर इसके बाद कंसोलिडेशन एरिया की बात करते हैं, तो कंसोलिडेशन एरिया वो एरिया होते हैं जो सेक्शन 4 के अंदर जिसकी नोटिफिकेशन जारी की जाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। वो जो एरियाज होते हैं ना, उनको कंसोलिडेशन एरिया बोलते हैं। इसमें एक्सेप्शन है, कुछ एरिया को बार किया गया है। कोई भी लॉ या फिर उसका कोई भी प्रोविजन जो रिलेटिंग टू यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 से डील करता है, उसको बार किया गया है, इसमें डायरेक्टली बताया गया है। उसके बाद कंसोलिडेटर की बात करते हैं। कंसोलिडेटर की बात करते हैं, वो सेक्शन 3 सब क्लॉज 3A में जो है डिफाइन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी अपॉइंटिंग ऑफिसर होगा वो बाय स्टेट गवर्नमेंट होगा, मतलब कोई भी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और इसमें एक जिसकी पावर्स एंड ड्यूटीज दी जाती हैं उसको कंसोलिडेटर बोलते हैं। और इसको कहीं कहीं जगह पे रेक्टेंगुलेटर भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी चकबंदी होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होगी, ट्रायंगल वगैरह में नहीं हो सकती है। और इसमें बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा कानूनगो वगैरह, कानूनगो भी इसी से रिलेटेड ऑफिसर होता है। उसके बाद बात करते हैं नोटिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेशन ऑपरेशन। तो सेक्शन 4 इसकी बात करते हैं। तो इसमें डायरेक्टली बता दिया गया है कि अगर कोई भी कंसोलिडेशन होती है तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर ओपिनियन होती है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी पार्ट डिस्ट्रिक्ट का वो नोटिफिकेशन इशू कर सकता है कंसोलिडेशन के लिए। इसी के अंदर सेक्शन 4 के अंदर एक ऑफिसर अपॉइंट होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कंसोलिडेशन ऑफिसर। उसका मेन काम 3 होते हैं कि कोई भी जो भी कंसोलिडेशन हो रही है उसका सर्वे करना, और उसमें जो सर्वे करने के बाद जो अगर कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो जाता है तो उसके पिलर जो है फिक्स कराना होता है चारों तरफ। और उसके बाद कोई भी नेसेसरी वर्क जो भी रिलेटेड कंसोलिडेशन होता है उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है। और उसका एक मेन यह वर्क ये भी होता है कि जहाँ पे कंसोलिडेशन होना है या हो रहा है उसको पब्लिक नोटिस इशू कर देना है, और ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक जो भी है वो सारी उसको देखे कि यहाँ पे चकबंदी हो रही है। इसमें केस आया था ओले एंड अदर्स वर्सेस असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एंड अदर्स, 2014 का केस है। इसमें बताया गया था स्टेट गवर्नमेंट की ओपिनियन के द्वारा कंसोलिडेशन होता है, और ये बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गजट के द्वारा कंसोलिडेशन कर सकता है। कुछ लैंड ऐसे हैं जो एक्सक्लूड किए गए हैं कंसोलिडेशन से, उसमें मेनली 6-7 हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर की, उसमें लैंड विच वॉज ग्रो इन एग्रीकल्चर एरिया बिफोर इशूइंग नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4, मतलब अगर वो जो बाग जो लैंड है वो पहले एग्रीकल्चर एरिया में बाग थी, ठीक है, तो उसका कंसोलिडेशन नहीं हो सकता है। दूसरा, जो भी लैंड जिनका कटान होता है या फिर उसमें बाढ़ आती है तो उस वाली लैंड का भी आपका कंसोलिडेशन नहीं हो सकता है। थर्ड इज दैट, तो जो चीज़
जो भी लैंड अंडर सेक्शन 132 ऑफ यूपी जमींदारी एंड एवोल्यूशन एक्ट में मेंशन है वो जो है उनका चकबंदी नहीं हो सकती। प्रेजेंट टाइम में सेक्शन 77 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में जो भी आते हैं, जैसे उसमें खलिहान हो गया और सिंघाड़े करने वाली खेती हो गई, साइड वाले खंती हो गई, ये सब चीज़ें होती हैं, उनका कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कम्पैक्ट एरिया जिसमें जल भरा रहता है हमेशा, जैसे कुछ एरिया होते हैं जिसमें जल भरा रहता है हमेशा, कोई खेत होता है या फिर कुछ होता है, तो उसका जो है कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। अगर उसके बाद बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि जो भी खेत ऊसर खलल रिहाला होते हैं उनका भी कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। कुछ होता है ना जो इसमें एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, वो ऊसर वगैरह के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट इज दैट है कि अगर कोई भी लैंड जिसमें पान केवड़ा और आपके रोज बेला इन सब की खेती होती है तो वो भी उनका जो है वो क्या नाम है चकबंदी नहीं हो सकती है। उसके बाद अगर कोई भी एरिया डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कंसिडरेशन ऑफिसर के द्वारा होता है, अगर वो बता देते हैं कि इस लैंड का नहीं हो सकता तो वो मान लिया जाएगा कि उस लैंड का चकबंदी नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं रिकंसोलिडेशन की बात करते हैं। रिकंसोलिडेशन तब होता है जब गवर्नमेंट जो है कंसोलिडेशन को बंद कर देती है, उसके प्लान को बंद कर देती है कि अब कंसोलिडेशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में फॉर द पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है कंसोलिडेशन हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी प्रोविजंस में दे रखा है कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है तो 10 साल के बाद ही होगा, अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं है तो 20 साल के बाद ही चकबंदी हो सकती है। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करिए एंड आगे आने वाली वीडियो को भी देखते रहिए। थैंक यू।